हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है कि आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले और आपका एक भी नंबर नहीं कटवाना है तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। यानी कि किसी भी विचारधारा का अगर एग्जामिनर होगा, ये ट्रिक से अगर आप गद्यांश व पद्यांश के उत्तर लिखोगे तो वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। मैं खुद अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप लकी इंसान इसलिए भी हो कि ये वीडियो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो और हर बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी आती है और टॉपर कैसे लिखते हैं गद्यांश व पद्यांश, उनको कैसे लिखने का सबसे सही तरीका है। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप किसी भी विचारधारा की वो एग्जामिनर हो, आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, क्योंकि हम एग्जामिनर से बात करते हैं और कॉपी जो फाइनल एग्जाम के चेक करते हैं उनसे हमने बात किया तो वो एक ही चीज बताया कि वो क्या चीजें लिखने पर नंबर को पूरा का पूरा दे देते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 12 नंबर मिस करने वाले हो, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश लिखने का सबसे सही एवं सटीक तरीका आपको बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पे आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, तो हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है वो ट्रिक आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। और आपको लिखना ऐसे लिखना तो आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, यानी आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके लिए मैंने पेपर और यहाँ पे कॉपी सब कुछ ले रखा है, आपको सब कुछ लाइव लिखकर बताने वाला हूँ। टॉपर कैसे लिखते हैं कि उनके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज आपने इस वीडियो को देखा तो आपके ना हिंदी में 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का। अगर आपका 70 मार्क्स का पूर्णांक है तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, क्योंकि यही जो चीजें यहीं से आपके नंबर कटते हैं और यहीं पे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी पे तो नहीं कटेंगे बट यहाँ पे कटते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमको गद्यांश और पद्यांश में नंबर क्यों कट जाते हैं और कैसे लिखने पर टीचर देते हैं आपको पूरे नंबर, ये भी देखेंगे। पद्यांश व गद्यांश के संदर्भ आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिससे देखकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर दे। एंड इसके बाद हम इसमें क्या क्या देखने वाले, संदर्भ कैसे लिखना है एंड रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। एंड अगर आप देखोगे तो उसके नीचे गद्यांश वाला जो क्वेश्चन था एक प्रश्न देता है, उस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, अब आपका मैं 100% गारंटी देता हूं कि अब आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ और एक प्रश्न को कैसे हल करना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पेपर है एंड पेपर में देता है सबसे पहले बहुविकल्पी, उसके बाद जस्ट आ जाता है आपको यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश हल करने के लिए। इसको हल करने का क्या ट्रिक है, वो ट्रिक अगर आपने लगा दिया तो सभी एग्जामिनर, ठीक है, वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देगा गद्यांश। गद्यांश जो होगा वो खंड ब के अंतर्गत आता है और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं और यहीं से आपके नंबर कटते हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, इसके हम यहाँ पे कॉपी लेंगे। ठीक है, कॉपी पे सबसे पहले लिखना है खंड ब और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न, इसे सबसे पहले में लिखना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमारी जो कॉपी है, इस कॉपी में क्या करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको साइड वाली लाइन आप ब्लैक पेन से खींच सकते हो या तो ब्लैक स्केल से खींच सकते हो, आपकी जो मर्जी करे वो से खींच सकते हो। अभी यहाँ पे हम ब्लैक पेन से खींचने वाले हैं। पे पाई खींचने का काम हमने कर लिया। अब ऊपर हमें क्या डालना है, ऊपर हमें डालना है खंड ब। ठीक है, खंड ब में किस टाइप के प्रश्न, सबसे पहले हम लिखेंगे खंड ब। यहाँ पे इसके नीचे स्केल से आपको क्या करना है, डबल पाई खींच लेना, जैसे यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे हमने लिखा वर्णनात्मक प्रश्न। अब हम क्या करेंगे, गद्यांश करेंगे। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश उत्तर डाल देना। ठीक, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं इस तरह से हमने डाला गद्यांश उत्तर। अब एक चीज आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। हम कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या करें, हम अभी 21 नंबर करने वाले हैं। यहाँ पे ये 21 नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिस भी नंबर के अंतर्गत है आपको वो डालना है। हम यहाँ पे इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पे हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना है। यहाँ पे हमने पूरी कॉपी की शुरुआत कर ली। आपको कॉपी की शुरुआत ऐसे करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं गद्यांश पे एंड गद्यांश आपको लिखना कैसे। सबसे पहले 21 नंबर पे आपको गद्यांश आता है और गद्यांश आप में दो आता है, एक ये आएगा
और एक इसके अलावा अथवा करके आता है। ठीक है, आपको किसी एक को हल करना होता है। ठीक, किसी एक को आपको हल करना है, तो यहाँ पे जो गद्यांश हम यहाँ पे पहले वाले को हल करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें एक संकेत देना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हमने किस गद्यांश को हल किया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। आप या तो संकेत डालोगे या तो आप यहाँ पे गद्य डालोगे। तो हम अभी क्या डालने वाले, गद्य करें, तो यहाँ पे हम गद्य डाल देंगे। एंड इसके बाद एक संकेत के रूप में क्या करना है, आपको ये जो गद्यांश दिख रहा है इसकी शुरुआत 1 से 2 अक्षर एंड लास्ट के 1 से 2 अक्षर बना रहता है, डाल देंगे। पहला क्या है, जो तरुण संसार, इतना हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको डैश डैश कर देना इस तरह, हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो इसमें पहला दे रखा है वो क्या दे रखा है, सबसे पहला नंबर देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए हमें 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, संदर्भ के लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, संदर्भ हम हेडिंग डाल देंगे। इसके नीचे स्केल से डबल पाई। अब देखो यहाँ पे हमने संदर्भ डाल दिया। अब संदर्भ डालने के लिए हमको 2 चीजों का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस पाठ का नाम क्या है, ठीक है, एंड इस पाठ के लेखक कौन है। अगर ये 2 चीजें पता है तो हम इंस्टेंटली भाई 2 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो अगर नहीं पता होगा तो ये भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। तो ये जो पाठ है वो किस पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसको ये लिखा है पाठ। ठीक है, क्या लिखूं नामक इसके शीर्षक है, क्या लिखूं। अब इसके बाद इसके जो लेखक है वो कौन है, इसके लेखक आपके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब इसको संदर्भ कैसे लिखना, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा नंबर कर रहे हैं, अ नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि अ नंबर दिया या पहला दिया है उसको यहाँ पे क्या करना है, डाल देना। तो अभी यहाँ पे अ नंबर दिया तो हम क्या करेंगे, अ नंबर को डाल देंगे। डालने के बाद लिखने का तरीका क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना हम लिखते हैं। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसको लिखना है हिंदी। हिंदी को हम किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। ये हिंदी से लिया गया है तो मैं यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, इस तरह से हमने हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक, इतना लिखेंगे, के गद्य खंड में संकलित। अब देखो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, ये जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लिया गया है क्या लिखूं नामक पाठ से, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या लिखूं। इसे इन्वर्टेड कॉमा में और ब्लैक पेन से लिखना है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इतना हो गया कि नामक पाठ से लिया गया। अब एक चीज है कि इस पाठ के लेखक, अब यहाँ पे हम जब भी गद्यांश करेंगे तो लेखक लिखेंगे। अगर यही पद्यांश होता तो हम क्या लिखते, कवि लिखते या रचयिता लिखते। तो लिखेंगे इस पाठ के लेखक, इस पाठ के जो लेखक उन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस पाठ के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनको हम किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब इसके बाद जी है, तो इतना हमने लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ से हमें 2 नंबर मिल जाएगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न, गद्यांश का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 21, गद्य हेडिंग के रूप में। अगर यही चीज अगर अथवा वाला करते तो हम अथवा वाला का हिंट्स देते। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हमने इसको किया, क्योंकि आप में 2 गद्यांश देता है और यहाँ पे और नंबर पे था संदर्भ, तुमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक जो है पद्मलाल पुन्नालाल। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल और यहाँ पे बख्शी जी है। अब दूसरे नंबर पे इसमें आता है, यानी ब नंबर पे एक इसका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो व्याख्या किसकी करनी है, सबसे नंबर ब नंबर पे देता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। हम देखेंगे ये जो गद्यांश है यहाँ से लेकर और यहाँ तक के शब्दों के नीचे क्या खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींचा गया इस तरह का। ठीक है, इस तरह का लाइन खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। सिंपल सी बात है, जिससे वे अतीत का स्वप्न देखते हैं, यानी वे पहले का सपना देखते हैं तरुणों के लिए, यानी जो युवा लोग हैं उनके लिए तरुण का प्रयोग किया गया।
ये छोटी छोटी का तो शब्दों को शब्दार्थ इसका यानी शब्दों के अर्थ बदलकर लिखा हो जाता है। या तो आप इसको चाहो तो अपने शब्दों में लिख दो इस कहानी को, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, हेडिंग डालना। हेडिंग क्या रहेगा आपका, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी को देखकर पूरा पूरा लिखना है और ब नंबर यहाँ पे डालना है। जब भी हम ब नंबर करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको 1 से 2 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ना है और यहाँ पे क्या डालना है, ब नंबर। ब नंबर में हम क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। स्केल से डबल पाई नीचे। अब यहाँ पे हम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एक सभी गद्यांश में आपको ये लिखना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखना है, ठीक है। आप उपयुक्त पंक्ति में लेखक कहता है या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है क्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, हम इतना लिखते हैं। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना तक आपको भी लिखना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या अपने शब्दों में करना है, ठीक। ये जैसे वे अतीत का स्वप्न देखते हैं, तो इसको कैसे लिखना है, जैसे ऐसे व्यक्ति जो लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार करके वृद्ध हो गए हैं, तो वो किसके सपने देखते हैं, इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार करके वृद्ध हो गए हैं, उन्हें बचपन की स्मृतियां बहुत ही सुखद जान पड़ती, इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवकों का भविष्य भी उज्जवल प्रतीत होता है। अब यहाँ पे नहीं हटा तो इसके पार हमने इस पार लिखा है कि देखो, है तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती है कि उनका भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में हो, इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और देता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर, 100 नंबर, ठीक है। देखा कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, यानी कि युवा अवस्था और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस भी नंबर पे है, ठीक है, अगर तीसरा है तो तीसरा, अगर 100 नंबर है यहाँ पे दिया तो 100 नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने तीसरा लिख दिया है, ये 100 नंबर दिया है तो हम 100 नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो आपको 1, 2, 3 लाइन का गैप करना है। कितने लाइन का, 3 लाइन का। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और ये चीजें देखकर अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के महान परंपराओं के मूल्यों के समर्थक होते हैं, ऐसे लिखना है। जब भी एक क्वेश्चन खत्म हो तो आपको 3 लाइन का गैप जरूर करना है। अब यहाँ से तो हमारा पूरा गद्यांश पूरा हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये इसमें आता है आपका पद्यांश। अब पद्यांश आपको कैसे लिखना सबसे मेन चीज है। देखो, अब इसके बाद जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारे पास केवल 4 से 5 लाइन बचा है। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज से करेंगे। अगर हमको लिखना भी है तो 1, 2, 3 लाइन का गैप करने के बाद 1, 2, 3 लाइन का क्या करेंगे, गैप। यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो हम यहाँ पे संदर्भ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक, इतना ही जगह है, संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। अगर हमको अगर कोई क्वेश्चन होता है 2 लाइन 3 लाइन का तो हम 1, 2, 3 लाइन का गैप कर यहाँ से हम लिख सकते थे, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है कि अब जो प्रश्नोत्तर संख्या 22 है ये नेक्स्ट पेज से करना है, ठीक। हमको जगह कम है तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने के लिए डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर। यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो कोई भी खंड नहीं है तो डायरेक्ट क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे एक स्केल से ज्यादा की दूरी खींच लिया, ऊपर से एक लाइन छोड़ना और यहाँ पे डालना प्रश्नोत्तर संख्या 22 के नीचे डबल पाई। जो पद्यांश होता है, पद्यांश में क्या भी देता है, 2 ठो इसमें भी देता है पद्यांश। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस पद्यांश को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक संकेत डालेंगे। संकेत के रूप में क्या डालना है आपको, यहाँ पे डालना है पद, ठीक है। ये हम पद करें तो यहाँ पे डालेंगे पद। यहाँ पे पद या संकेत आप दोनों डाल सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर लेंगे और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लेंगे। सब तीर्थों का है डैश डैश बना ले हम, ठीक है। तो इस तरह से हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। सब तीर्थों का डैश डैश बना ले हम, इतना हमने लिख दिया। अब देखो मेन चीज क्या करना, इसमें भी 3 क्वेश्चन देता है, 2-2 नंबर का, 6 नंबर। यहाँ पे पहले पूछेगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमने बता दिया कि आपको 2 चीजें पता होना चाहिए।
पहले तो इसका पाठ और दूसरा इसका कवि कौन है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें पता रहेगी तो हम इंस्टेंटली 2 नंबर लेकर आएंगे। देखो उसमें जो गद्यांश था उसमें लेखक चलता था, लेकिन पद्यांश में कवि चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें अगर हमको पता होगा तो ये जो लिया गया है आपका पाठ है भारत माता की मंदिर नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये पता है हमको भारत माता का मंदिर। अब इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त है, तो इसको लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे एक लाइन छोड़कर। अब देखो संदर्भ हम लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम इसमें लिखने से पहले लिखेंगे ये पद्यांश है तो पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हम इतना लिखते हैं। ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये भी हिंदी है तो हिंदी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हिंदी है आपका। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के। अब यहाँ पे एक चीज है, अब यहाँ पे आप पद्य खंड भी लिख सकते हो, काव्य खंड भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे काव्य खंड लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे हमने लिख दिया काव्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये किस पाठ से लिया गया, भारत माता का मंदिर। अब यहाँ पे टाइटल को हम ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, भारत माता का मंदिर, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। यहाँ पे लिख देंगे नामक पाठ से लिया गया या नामक शीर्षक से लिया गया है। हम यहाँ पे लिखने वाले नामक पाठ से लिया गया है, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे इस पाठ के कवि। ठीक है, जो देखो नए जमाने के लोग हैं उनको कवि लिखेंगे, जो बहुत ज्यादा पुराने उनके रचयिता लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर कबीर दास हो गया, आपका तुलसीदास हो गया, रसखान जी हो गया, अगर ये लोग होते तो रचयिता लिखते। ठीक है, उनको भी कवि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो काफी ज्यादा पुराना है तो उनको रचयिता हम लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो मैथिली शरण गुप्त है ये नए युग के कवि हैं, तो इनको भी जो जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, ठीक है, और भी कई सारे सुमित्रानंदन पंत हो गए, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गई, ये सब कवित्री हैं। अगर महादेवी अगर यहाँ पे महिला कोई कवि होती तो कवित्री लिखते, यहाँ पे पुरुष है तो क्या लिखेंगे, कवि लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इस पाठ के कवि। इस पाठ के जो कवि उनको हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इस पाठ के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जी हैं। इतना हमने लिख लिया। ठीक है, इतना लिख लिया, हमको इसका 2 नंबर मिल जाएगा। एंड 2 नंबर के लिए फिर हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे है, यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 से 2 लाइन, 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा नंबर था तो दूसरा, और ये पहला नंबर था तो इसको पहला नंबर डालेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मत कभी भूलना। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, यहाँ पे सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। इसी की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे शब्दों के नीचे एक लाइन खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखना क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है। ठीक है, ये पद्यांश या प्रस्तुत काव्य खंड में कवि कहता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है। अब इतना तो आपको लिखना है कि ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, इतना लिखने के बाद ही इसका जो व्याख्या है अपने शब्दों में हमको करना है। ठीक है, तो इसका व्याख्या कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पूरा लिख लिया। कैसे लिखा, सबसे पहले पद्यांश उत्तर था तो ऊपर पद्यांश उत्तर आपको डालना है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसके बाद 2 ठो है तो हम किसी एक को करने, तो इसके लिए हम संकेत देंगे, पद्य डालेंगे, सब तीर्थों का डैश डैश बना ले हम। ये हिंट्स रहता है एग्जामिनर के लिए कि हमने किस पद्यांश को हल किया है। इसके बाद पहले नंबर पे संदर्भ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के काव्य खंड में संकलित भारत माता का मंदिर, ये शीर्षक को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है।
और इस पाठ के जो कवि है यहाँ पे उसमें हम गद्यांश में लेखक लिखते थे और यहाँ पे कवि लिखेंगे। अगर वही पुराने जो कवि होते जैसे आपके हमने बताया रसखान हो गया, सूरदास हो गया, तो इनको रचयिता लिखते। इस पाठ की जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त जी है। ये हो गया पूरा। अब दूसरे नंबर पे दे रखा था रेखांकित अंश की व्याख्या। हमने हेडिंग डाली कि रेखांकित अंश की व्याख्या, डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरे नंबर पे है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है। कवि यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने आपको बताया कि इसमें कवि होते हैं पद्यांश में, कि भारत देश सभी तीर्थों का तीर्थ है, इस तीर्थ में आकर हम अपने मन को पवित्र बना ले। अजात शत्रु का अभिप्राय है जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो। इधर देखते हैं, यहाँ पे है आधा नहीं हटा तो इधर इस पार लिखे। जब भी लिखेंगे तो एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। हुआ हो, कवि कहते हैं कि हम अजात शत्रु बनकर सभी को अपना मित्र बना ले, सभी से प्रेम कर ले। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन दिया रखा है तीसरा नंबर पे कि अजात शत्रु का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन देता है जो कि इसी से रिलेटेड होता है, इसी में मिल जाता है। यहाँ पे अजात शत्रु दे रखा है, तो यहाँ पे अजात शत्रु से जो तात्पर्य है वो देखो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, तीसरे नंबर डालकर 3 लाइन का गैप करके लिखेंगे। अजात शत्रु से तात्पर्य है जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो। ठीक है, कोई भी शत्रु पैदा न हुआ। इस तरह से आपको पूरी गद्यांश लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर यानी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको एक चीज का ट्रिक लगाना। सबसे पहले ये सब चीजें शुरुआत तो ठीक है, अगर इसका शीर्षक नहीं पता तो ब्लू पेन से, अगर इनकी जो कवि है वो नहीं पता तो ब्लू पेन से, और आपके ना शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना होनी चाहिए, और जिस भी एंगल पे लिखते हो उस एंगल पे लिखा होना चाहिए। प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। इस तरह से आपको गद्यांश और पद्यांश हल करके 12 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।